नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो एक क्वेश्चन करेंगे आज। मैंने लास्ट डेरिवेशन आपको कराया था सॉलिड सिलेंडर के लिए या सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर के लिए कह सकते हो आप, ठीक है, यानी बेलनाकार तार के लिए। और डेरिवेशन था ट्विस्टिंग कपल का, ट्विस्टिंग कपल, ठीक है। ट्विस्टिंग कपल यानी एक तरीके से टॉर्क है, बल युग्म था, तो उसके लिए डेरिवेशन मैंने आपको करा दिया था। देखो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये बिल्कुल आधे से ज़्यादा उस डेरिवेशन की तरह ही रहेगा, बस थोड़ा सा इसमें अंतर है। वहाँ पर जो सिलेंडर था वो सॉलिड था, या आप उसे सिलेंड्रिकल रोड कह सकते हो, सिलेंड्रिकल वायर कह सकते हैं। तो बेलन कैसा था, वो सिलेंडर कैसा था, ठोस, सॉलिड। लेकिन यहाँ पर जो सिलेंडर है वो कैसा है, होलो है। बेलन कैसा है, खोखला, ठीक है। आओ देखते हैं। सो दैट आपको सिद्ध करना है द कपल मैंने बताया था आपको क्या होता है, बल युग्म होता है। रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट, रिक्वायर्ड माने आवश्यक है, ट्विस्ट माने एक तरीके से ऐंठने के लिए, ठीक है। एक होलो सिलेंडर को ऐंठने के लिए या उसमें ऐंठन उत्पन्न करने के लिए, क्लियर है। तो आपको जो कपल रिक्वायर्ड है, जैसे बिल्कुल आपने ट्विस्टिंग कपल निकाला था फॉर ए सॉलिड सिलेंडर के लिए लास्ट डेरिवेशन में, ठीक उसी प्रकार आपको ट्विस्टिंग कपल निकालना है फॉर ए होलो सिलेंडर, बिल्कुल लास्ट डेरिवेशन की तरह, ठीक है। और आगे कहा ऑफ लेंथ एल, ये जो होलो सिलेंडर है इसकी लेंथ स्मॉल एल दे रखी है। एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई यानी रेडियस का प्लूरल होता है, रेडियाई वर्ड है ना। तो जो इंटरनल रेडियस है वो R1 है, एक्सटर्नल रेडियस है वो R2 है, यानी आंतरिक त्रिज्या R1 और बाह्य त्रिज्या R2 रेस्पेक्टिवली क्रम से है। थ्रू एन एंगल फाई, तो इसे क्या किया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है, उसे ऐंठ दिया जाता है कितने कोण से, फाई कोण से। फाई क्या होता है, एंगल ऑफ ट्विस्ट होता है, बताया था मैंने आपको। और थीटा होता है एंगल ऑफ शेयर, जिसे आप अपरूपण कोण कहते हैं, और एंगल ऑफ ट्विस्ट को आप ऐंठन कोण कहते हैं। तो ये कितना है, ये जो ट्विस्टिंग कपल है ना, ये इतना आना चाहिए, ठीक है। साथ में एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में एक बात और दी है, हैंस सो दैट, आपको साथ में सिद्ध करना है ए होलो रोड, ठीक है। ए होलो रोड, एक खोखली छड़, इज बेटर, क्या है वो, उससे श्रेष्ठतर है। बेटर सेफ्ट भी एक तरीके से छड़ है, रोड आ सकता है, सेफ्ट आ सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जो होलो रोड है ना वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है किसकी तुलना में, देन ए सॉलिड वन। सॉलिड वन का अर्थ है, वन का मतलब यही वाली, वन जो है ना वो है सर्वनाम, क्या बोलते हैं, नाउन प्रोनाउन। वन क्या है, प्रोनाउन है, किसकी जगह, रोड की जगह। तो इसका मतलब है जो सॉलिड रोड है उससे ज़्यादा बेहतर है कौन, होलो रोड, इसका अर्थ ये हुआ। और इसने कहा जो होलो रोड है, जो सॉलिड रोड है, दोनों का मास सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, ठीक है। यानी एक ही मास की, एक ही द्रव्यमान की और एक ही लेंथ की, दोनों की लेंथ क्या है, सेम है, दोनों का मास कैसा है, सेम है। और एक होलो रोड है और एक सॉलिड रोड है, तो कहा कि होलो रोड जो है ना वो बेटर है, श्रेष्ठतर है ना, अधिक बेहतर है, ठीक है। तो ये बात आपको सिद्ध करनी है, वो बेहतर कैसे है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है, आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो इसके सॉल्यूशन को करने के लिए आपको कुछ विशेष प्रयास नहीं करना है। पहले मैं आपको बता दूं, लास्ट डेरिवेशन में मैंने एक डायग्राम बनाया था इस तरीके से, है ना, रफली बना देता हूँ थोड़ा सा, इस तरीके से बनाया था ना, एक सिलेंडर बनाया था ना। तो वो था सॉलिड सिलेंडर, और यहाँ क्या है, होलो सिलेंडर है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है जी। ये क्या है, ये होलो सिलेंडर है, ठीक है जी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ये क्या है, एक होलो सिलेंडर है, यानी खोखला बेलन है। तो देखो ये इसकी मोटाई है ना, विड्थ, और ये बीच से कैसा है, खोखला है। तो एक होलो सिलेंडर है, इसकी जो देखो ये क्या है, सेंटर से जा रही है लाइन, इसे सेंट्रल एक्सिस कहेंगे, एक्सिस इसकी मुख्य अक्ष है। और इसकी जो इंटरनल रेडियस है R1 है, आंतरिक त्रिज्या, जो बाहर वाली रेडियस है वो R2 है, ठीक है, जिसे आप एक्सटर्नल रेडियस कहते हैं या बाह्य त्रिज्या कहते हैं। तो डायग्राम ये है इसका, इस तरीके से होलो सिलेंडर है। और जो लास्ट डायग्राम था उसमें बीच से वो खोखला नहीं था, वो कैसा था, सॉलिड था।
तो उसके लिए डायग्राम बनाना है आपको। देखो इसका डेरिवेशन करने के लिए आपको सारा डेरिवेशन वही करना है, कहाँ तक, जहाँ तक मैंने आपको लिखवाया था। मैंने आपको लिखवाया था ट्विस्टिंग कपल। देखो आप देखना ट्विस्टिंग कपल, हाँ उस डेरिवेशन में मैंने आपको सॉलिड सिलेंडर लेके चले थे और उसका एक स्मॉल एलिमेंट माना था, है ना। और वो स्मॉल एलिमेंट क्या था, वो था सिलेंड्रिकल सेल, बेलनाकार कोष। तो सारी चीज़ें हमने पहले बेलनाकार कोष सिलेंड्रिकल सेल के लिए की थी। तो यहाँ क्या आएगा, ट्विस्टिंग कपल जो सिलेंड्रिकल सेल के लिए निकाला था वहाँ तक बिल्कुल सेम करना है, और उसके बाद क्या करना है वो मैं बताता हूँ। तो ट्विस्टिंग कपल, ठीक है जी, ट्विस्टिंग कपल फॉर वो क्या था, सिलेंड्रिकल सेल। ठीक है जी, ट्विस्टिंग कपल सिलेंड्रिकल सेल के लिए मैंने आपको निकल के बताया था F इंटू एक्स हो जाएगा, है ना। क्या था वो 2 पाई ईटा और इंटू 5 अपॉन एल इंटू एक्स क्यूब और इंटू डी एक्स। ठीक है जी, 2 पाई ईटा, क्लियर है। तो यहाँ तक बिल्कुल आपको सेम करना है, कोई भी आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। चलें आगे। तो यहाँ तक बिल्कुल आप सेम कर लेना। अब देखो करना क्या है, यहाँ तक बिल्कुल सेम रखना है, और अब बस चीज़ें क्या बदलनी है। देखो वहाँ पे इसके बाद क्या किया था आपने वहाँ पे लिमिट रखी थी 0 to R, क्योंकि देखो वहाँ पर कैसा सिलेंडर था, सॉलिड सिलेंडर। तो वहाँ पर लिमिट 0 से लेके R तक ले ली थी, 0 से लेके R तक ले ली थी, तो पूरा सिलेंडर कवर हो गया था। ठीक है, लेकिन ये जो सिलेंडर है होलो, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, बीच से तो खोखला है ना, तो इसका मतलब है इधर देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो R1 डिस्टेंस से स्टार्ट हो रहा है और R2 तक चलेगा। तो यहाँ पर जो लिमिट लोगे आप, वहाँ पर लिमिट ली थी आपने टो बराबर है ना, लिमिट ली थी dx आ रहा था ना, जैसे यहाँ dx आ रहा है, तो वहाँ पर आपने लिमिट ली थी किसकी, डिस्टेंस की, क्योंकि dx आ रहा है। तो वहाँ पर लिमिट ली थी 0 to R, और यहाँ पर लिमिट कितनी लेंगे, R1 to R2। समझ गए होंगे। पिछला डेरिवेशन आपने अच्छे से तैयार कर लिया होगा, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और नहीं भी तैयार किया है तो उसे सामने रखो, लेक्चर को करते हुए समझ में आएगा। ठीक है, तो बस उसके बाद अब हमें कुछ नहीं करना, क्या कर देना है, बस वही लिख देना है। तो देखो देन ट्विस्टिंग कपल निकाल रहे हैं किसके लिए, तो देन ट्विस्टिंग कपल फॉर किसके लिए, वहाँ तो सॉलिड सिलेंडर के लिए था, ठीक है, लेकिन यहाँ किसके लिए है, होलो सिलेंडर के लिए, फॉर होलो सिलेंडर। देखो जी क्या आ जाएगा, टो से डिनोट किया था वहाँ भी, यहाँ भी कर लो। और ये है 2 पाई ईटा इंटू 5 अपॉन एल इंटू एक्स क्यूब और इंटू डी एक्स। क्लियर है। और यहाँ लिमिट लेंगे, मैंने बताया लिमिट वहाँ 0 to R थी, यहाँ R1 to R2 हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। इसके बाद क्या करना है बस, ठीक है, क्या कर देना है, मतलब इंटीग्रेशन करो आप वीडियो को पॉज करके, ठीक है जी, क्योंकि ये चीज़ आपके हाथ की है, करो है ना, और नहीं हो तो फिर वीडियो को आगे फिर तब कर देखना, है ना, ठीक है जी। तो आप एक काम करना, इस डेरिवेशन में है ना, यहाँ तक तो सारा वही रहेगा, ठीक है, जैसा पहला डेरिवेशन था, डायग्राम भी वही रहेगा, ठीक है। डायग्राम में बस क्या है, बीच से ये थोड़ा सा खोखला है ना, तो ये चीज़ बस अलग है। तो उस डायग्राम में आप दिखाना चाहो दिखा सकते हो, बाकी नहीं तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, बाकी मैं PDF नोट्स में अच्छे से लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक बिल्कुल सेम है वो डेरिवेशन, बस उस डेरिवेशन में जहाँ पर सॉलिड सिलेंडर आ रहा था या सिलेंड्रिकल रोड था, जो भी लिखा हो देख लेना, उसकी जगह अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, होलो सिलेंडर, ठीक है। बाकी वो सारा डेरिवेशन यहाँ तक सेम रहना है और उसके बाद यहाँ से चलना है, ठीक है। तो आप है ना वहाँ से करेंगे, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, आपको समझ में आया लिमिट कैसे ली, सिलेंडर यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, बीच से तो खोखला है, तो लिमिट ली R1 से लेकर R2 तक। देखो तो इसका इंटीग्रेशन करना है,
एक काम करो, कांस्टेंट बाहर निकाल लो, तो टो बराबर 2 पाई ईटा, और फाई भी बाहर आएगा, एल भी बाहर आएगा, और ये एक्स क्यूब बचेगा। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4, और इंटीग्रेशन R1 टू R2, टो बराबर 2 पाई ईटा फाई अपॉन एल 1/4, लिमिट रख दो R2 की पावर 4 माइनस R1 की पावर 4, 2 2 जा 4, तो टो बराबर क्या आएगा, पाई ईटा फाई अपॉन 12। ठीक है जी। या एक काम करो, इस फाई को अलग लिखेंगे और यहाँ लिख लो R2 की पावर 4 माइनस R1 की पावर 4, और इनटू में क्या आएगा 5, और अपॉन में क्या है 12। ठीक है जी। तो ये आपका टॉर्क निकल गया, और आप देख सकते हो यही तो लाना था, देख लो चाहे, तो इतना लाना था, हमने ला दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलें फिर आगे, अब ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट करो, फिर मैं आगे चलता हूँ। आइए इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। हैंस सो दैट, आपको सिद्ध करना है कि होलो रोड बेटर है किसकी तुलना में, सॉलिड रोड की तुलना में। तो देखो, आप एक बताओ, ट्विस्टिंग कपल का फॉर्मूला आप जानते हो। ठीक है, तो ट्विस्टिंग कपल का मैंने फॉर्मूला करा दिया है, ऐंठनकारी बल युग्म कहते हैं हिंदी में, दोनों के लिए करा दिया है। होलो सिलेंडर के लिए अभी कराया, और कल के डेरिवेशन में मैंने सॉलिड सिलेंडर के लिए आपको करा दिया था। तो ट्विस्टिंग कपल किसके लिए है ना, ट्विस्टिंग कपल हमें देखना है, तो पहले देख लेते हैं फॉर सॉलिड, है ना, सॉलिड सिलेंडर, ठोस बेलन के लिए। ठीक है, तो क्या होता था, देखो टो बराबर था पाई ईटा R2 की पावर 4 अपॉन 12 और इनटू में 5, यही तो था समीकरण नंबर 1, इक्वेशन फर्स्ट। तो ट्विस्टिंग कपल इसके लिए ये हो गया, और बताना फॉर सॉलिड सिलेंडर के लिए इतना है, तो होलो सिलेंडर के लिए कितना होगा। अभी तो हमने प्रूफ किया फॉर होलो सिलेंडर। ठीक है जी, कितना आएगा, टो तो मान नहीं सकते इस वाले को, क्योंकि दोनों टो हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे, टो डैश मान लूँ। वहाँ भले टो माना था क्योंकि दोनों डायरेक्शन अलग अलग थे, तो वहाँ टो मान लिया, लेकिन यहाँ दोनों को जब एक साथ ले रहे हैं कि डायरेक्शन में, तो एक को टो मान लो तो दूसरे को टो डैश। तो पाई ईटा क्या था, वो ये आ गया था बस, R2 की पावर 4 माइनस R1 की पावर 4, और अपॉन 12 और इनटू में 5, इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत वाली बात आपको यहाँ तक नहीं होगी। देखो एक काम करो, एक चीज उसने दे रखी है, पता है क्या, उसने कहा सेम मास और सेम लेंथ, दोनों की लेंथ कैसी है, सेम। ठीक है, इसका मतलब है गिवन है क्या कि L1 बराबर L2 है भाई। या एक काम करो, डैश में मान रहे हैं तो डैश में मान लो, है ना, पहले की लेंथ L मान लो इसके लिए जो सॉलिड सिलेंडर है, और दूसरे की लेंथ जो है L डैश मान लो। तो L किसके बराबर है, L डैश के। ठीक है जी, L और L डैश कैसे हैं, दोनों बराबर हैं। चलो अब एक बार बताओ, मास भी सेम कहा, तो इसका मतलब है M भी किसके बराबर है, M डैश के। और आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, मास बराबर होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, है ना, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यानी द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुना घनत्व होता है। ठीक है, क्योंकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वहां से मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी आएगा। ठीक है, तो देखो मास की जगह क्या लिख सकते हो आप, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो यहाँ आ जाएगा आपका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। देखो ध्यान देना, वॉल्यूम किसका है, वॉल्यूम किसका लेना है, M आ रहा है M, तो यहाँ पर वॉल्यूम आपको लेना पड़ेगा, M किसके लिए है, सॉलिड सिलेंडर के लिए। तो सॉलिड सिलेंडर का मास है ना, है तो सॉलिड सिलेंडर का ही क्या लेना पड़ेगा, वॉल्यूम। ठीक है,
और डेंसिटी दोनों की सेम रहेगी, क्योंकि दोनों जो है एक ही पदार्थ की बनी हुई है, क्योंकि पदार्थ के बारे में, मटेरियल के बारे में जिक्र कर नहीं रखा, तो हम मान के चल रहे हैं कि जब दोनों की लेंथ सेम है, मास सेम है, तो दोनों का मटेरियल भी कैसा है, सेम। तो डेंसिटी मटेरियल का गुण है ना, प्रॉपर्टी है, तो दोनों की डेंसिटी भी आप कैसा मानोगे, सेम। तो देखो ये क्या आ जाएगा, V इंटू डी बराबर है ना V डैश इंटू डी डैश नहीं होगा, क्योंकि डेंसिटी दोनों की कैसी मान रहे हैं, सेम। तो देखो डेंसिटी से डेंसिटी कट गई, मास की जगह वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रखा था। अब देखो वॉल्यूम किसका, इसका सॉलिड सिलेंडर का कितना होगा, बेलन का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। बल्कि ये तो गलत बोल रहा हूँ मैं, ये तो गोले का होता है भाई, गोले का है ना, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। लेकिन एच की जगह है लेंथ दे रखी है एल, तो पाई आर स्क्वायर और इंटू एच की जगह क्या आएगा, एल। क्लियर है। 4/3 पाई आर क्यूब होता है ठोस गोले के लिए, है ना, सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम होता है, ठीक है। बेलन का सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन एच की जगह यहाँ क्या है, एल है, ठीक है। और उधर बताओ क्या आएगा, वी डैश, वी डैश का मतलब ये डैश वाला किसके मान रहे हैं, होलो सिलेंडर के लिए। तो होलो सिलेंडर के लिए, खोखले गोले के लिए जो आयतन होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, वो क्या हो जाएगा, पाई, आपको याद हो नहीं तो क्या हो जाएगा, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है भाई, दोनों के डिफरेंस हो जाएगा इस तरीके से, और इंटू में L डैश आएगा, ठीक है, V डैश था ना, L डैश। तो आप देखो पाई से पाई कटेगा, R स्क्वायर इंटू L, और ये बचेगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू L। L डैश किसके बराबर है, L के, तो L रख दो, L से L कट जाएगा। तो आप पाओगे R स्क्वायर बराबर कितना आया, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये आ गया जी। बात समझ में आई आपको। और ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है किसका, होलो सिलेंडर का, खोखले बेलन का आयतन होता है पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है, और इंटू एच, एच यानी यहाँ पर लेंथ है जो L डैश मानी है, ठीक है। फिर L डैश को L के बराबर रखा, तो यहाँ से ये आया, ठीक है। एक काम कर लो, इस समीकरण को थोड़ा और आगे बढ़ाओ, है ना, यहाँ नहीं डालते समीकरण 2, यहाँ तक दिख रहा है आपको, एक लाइन और बढ़ा लो इसमें। देखो पाई ईटा, आपको एक बात तो पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो है ना, R टू द पावर 4 माइनस R1 टू द पावर 4, इसे आप ऐसे नहीं लिख सकते, R टू द पावर R मतलब R2 स्क्वायर का स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो इसे। तो ये हो जाएगा R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। समझ रहे हो, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, इतना समझ रहे होंगे। R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है। क्या कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया है, अपॉन 2L और इंटू में 5। इक्वेशन नंबर सेकंड इसे डालो, ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक है जी। चलो यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखो फ़ायदा क्या होगा ऐसे करने से, इसकी जगह आप R स्क्वायर रख दोगे। तो एक काम करो, सेकंड इम्प्लाइज कर दो, सेकंड इक्वेशन। तो देखो टो डैश क्या आएगा, टो डैश आएगा पाई ईटा, और ये रहेगा R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर और इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर की जगह क्या रख दो, R स्क्वायर, और अपोन में क्या आएगा 2L। इसे डाल दो समीकरण नंबर 3, इक्वेशन थर्ड, ठीक है जी। तो ऊपर वाला क्वेश्चन में रफ कर देता हूँ, इसकी अब आवश्यकता नहीं है, ये तो हो गया है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। अब देखो हमें करना क्या है, हमें ये सिद्ध करना है कि खोखला जो क्या है, ये खोखली छड़, ठीक है, खोखली छड़ है, होलो रोड है, वो बेटर है किससे, सॉलिड रोड से। तो ध्यान देना, आप एक काम करो, थर्ड को डिवाइड कर दो फर्स्ट से, टो डैश वाली को टो से,
टू डैश वाली जैसे यहाँ भी आ रही है, लेकिन इसकी वैल्यू रखने के बाद जो आई है उसे, तो इक्वेशन थर्ड इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट। तो देखो थर्ड में है टो डैश, तो टो डैश अपॉन टो डैश में क्या आ रहा है, पाई ईटा r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर और इंटू r स्क्वायर, और अपॉन में क्या आएगा 12, ठीक है जी, और अपॉन में क्या आएगा ये नहीं ये वाला पाई ईटा r⁴ अपॉन 12 और इंटू 5, यहाँ पे तो 5 है, हाँ 5 छोड़ दिया हमने, यहाँ पे क्या है 5, ठीक है जी। चलो तो देखो 5 से 5 कटा और ये दोनों कटे, ये दोनों कटे और r की 2 घात कट जाएंगे, ठीक है। तो ये बच जाएगा आपका r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर और अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। बस अब तो सिद्ध हो गया, अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कैसे, तो टो डैश है ना, अच्छा इसे थोड़ा लिख लो सही से, है ना, यहाँ नहीं लिखते। देखो इसके बाद की लाइन में यहाँ लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब है टो डैश अपॉन टो क्या आया r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर अपॉन r की घात 2 बचेंगी, है ना, 2 तो पावर कट जाएगी। अब आप एक बात देख के बताओ भाई, इसकी ऊपर वाले की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। और आप खुद देखो, यदि 2 रेडियस को जोड़ रहे हो आप, मतलब 2 रेडियस का स्क्वायर करके ऐड कर रहे हो, वर्क करके जोड़ रहे हो, तो ये जो आएगा ना ये हमेशा ज़्यादा आएगा इससे, अकेली रेडियस के स्क्वायर से। ये तो आपको दिख ही रहा है ना कि भाई इसमें 2 है रेडियस, दोनों का स्क्वायर कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, वो अकेली रेडियस का स्क्वायर है, तो हमेशा ये ज़्यादा होगा, ठीक है। और जब ये ज़्यादा होगा तो आप खुद समझ सकते हो, जब ये ज़्यादा है तो टो डैश भी हमेशा ज़्यादा होगा किससे, टो डैश भी हमेशा ज़्यादा होगा टो से, ठीक है। तो चूंकि टॉर्क जो है, यानी इसे बोलते हैं ट्विस्टिंग कपल, जो ऐंठनकारी बल युग्म है वो डैश के लिए, डैश यानी होलो सिलेंडर के लिए ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। वो होलो सिलेंडर के लिए ज़्यादा है, सॉलिड सिलेंडर के लिए कम है। तो इसका मतलब है इस छड़ को मोड़ने के लिए, उसमें ऐंठन उत्पन्न करने के लिए, उसमें ट्विस्ट उत्पन्न करने के लिए आपको टॉर्क कौन सी रोड में अधिक लगाना पड़ेगा, टॉर्क बल युग्म रेस्टोरिंग कपल किस में ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। कपल ऑफ फोर्स किस में ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ऐंठन उत्पन्न करने के लिए, ट्विस्ट उत्पन्न करने के लिए, तो आप पाएंगे टो डैश ज़्यादा है। इसका मतलब है होलो रोड में ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा उसमें ट्विस्ट उत्पन्न करने के लिए। इसका मतलब है वो ज़्यादा स्टेबल है, वो ज़्यादा स्थायी है, वो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि उसमें उसकी आकृति में परिवर्तन इतनी आसानी से नहीं हो रहा है। उसकी शेप का चेंज तब होगा जब आप ज़्यादा टॉर्क लगाएंगे, ठीक है। तो इसलिए वो ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी किसकी तुलना में, सॉलिड रोड की कंपैरिजन में, ठीक है। होलो जो रोड है वो क्या है, ज़्यादा अच्छी है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि होलो रोड कैसी होती है, बेटर होती है, और किसकी तुलना में होती है, सॉलिड रोड की तुलना में होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हैंस करके आप लिख सकते हैं, हैंस करके आप ये ही लिख देना यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है जी। कोई भी इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि जो होलो रोड है, डायरेक्ट पूछ सकता है ना, जो होलो रोड है उसे मोड़ने के लिए या उसे उसमें ट्विस्ट उत्पन्न करने के लिए, उसमें ऐंठन उत्पन्न करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, है ना, जो टॉर्क है वो ज़्यादा होता है और सॉलिड रोड में कम होता है। तो वो भी है ना, ये भी डायरेक्ट प्रूफ करवा लें तो वो भी वही बात है, आप समझ जाएंगे, ठीक है। बाकी जो जितने क्वेश्चन इस तरीके के आए होंगे उन्हें मैं सबको लिख दूंगा, है ना। क्वेश्चन का आंसर लेकिन यही रहेगा, और ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बी पार्ट, ठीक है। करो यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हेडिंग डालो, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बीम। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, बीम, और इसे हिंदी में कहते हैं दंड, ठीक है। बीम दंड क्या होता है, आइए समझते हैं। देखो इसकी मेन बातें ये है, देखो बीम ऐसा होता है,
ठीक है, या तो ऐसा होता है या फिर ऐसा होता है। ठीक है जी, ये दोनों आकृतियां किसकी हैं? बीम की हैं, यानी दंड की हैं। तो इन आकृतियों को देख के आपको एक बात पता चल रही है कि एक वर्ड होता है क्रॉस सेक्शन। क्या वर्ड होता है? क्रॉस सेक्शन। ठीक है, क्रॉस सेक्शन को अनुप्रस्थ कहते हैं, अनुप्रस्थ काट। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन पता है क्या होता है? जैसे ये है तो ये आप पकड़ के ऐसे कर दो तो सामने से आपको क्या दिखेगा? इसमें सामने से दिखेगा आपको सर्कल। क्या दिखेगा? सर्कल, यानी वृत्त दिखेगा। ठीक है, और यदि आप इसे पकड़ के ऐसे कर दोगे तो ये है आपकी, है ना, ऐसे दिखेगी। तो आयत दिख रहा है, यानी यहां से दिखेगा रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल यानी आयत। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसका मतलब है जो बीम है ना, दंड है, जो बीम होता है वो एक, मैं लिख देता हूं चलो इसी के आधार पर डेफिनेशन। तो इसका मतलब है बीम जो है ना वो कुछ अलग नहीं है। बीम इज ए बार यानी पटल। कराया था ना बार के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायरेक्शन। तो बीम क्या है? बार है। बार यानी रोड, एक तरीके से रोड कह सकते हो आप अपनी लैंग्वेज में ना। तो बीम इज ए बार यानी कि रोड है। और कैसी रोड है? कैसी रोड है? ध्यान देना, रोड भी कैसी है? जिसका क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन पता है किसे कहते हैं? क्रॉस सेक्शन का अर्थ ये है कि यदि, है ना, जैसे ये है, इसे पकड़ के ऐसे कर दिया जाए तो सामने से जैसे दिखेगा, जैसे मार्कर है आपको दिख रहा है, कैसा है? सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर। लेकिन सामने से आप देखोगे तो सर्किल दिख रहा है, वृत्त दिख रहा है। तो इसका मतलब है ये जो है आकृति, ये जो रोड है, ये जो बार है, ये कैसी है? सर्कुलर है, वृत्ताकार है इसका क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और ये जो इसे पकड़ के ऐसे करोगे तो सामने से ऐसे दिखेगा, ये है आयत, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगुलर है ये, है ना, इसका क्रॉस सेक्शन। इसका अनुप्रस्थ कैसा है? काट, अनुप्रस्थ काट इसकी आयताकार है। तो इसका मतलब है जो बीम है ना वो बार और रोड तो है, लेकिन कैसी? या तो कैसी है? रेक्टेंगुलर है या सर्किल है। तो बीम इज ए बार, ये ठीक लिखा है, बीम इज ए बार या रोड ऑफ रेक्टेंगुलर, है ना, रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर का अर्थ होता है आयताकार। तो या तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है, अनुप्रस्थ काट है, वो कैसी है? अनुप्रस्थ काट यानी जो सामने से देख के, है ना, आपको दिखे, उसे अनुप्रस्थ काट कहते हैं। यानी ऐसे ऐसे काट के निकालोगे तो, है ना, निकलेंगी जो। ठीक है जी, तो बीम क्या है? एक बार है, एक रोड है। कैसी? या तो रेक्टेंगुलर है या कैसी है? सर्कुलर है, यानी वृत्ताकार है। ठीक है, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, यानी आयताकार या वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट वाली एक रोड है। कौन? बीम या बार। ठीक है जी, तो बीम इज ए बार रोड ऑफ रेक्टेंगुलर और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। ठीक है जी, क्लियर है? लेकिन एक बात और है, जिसकी लंबाई बहुत अधिक है उसकी चौड़ाई की तुलना में। ठीक है, तो द लेंथ ऑफ विच, जिसकी लंबाई, द लेंथ ऑफ विच, जिसकी लंबाई, है ना, इज वेरी लार्ज, बहुत अधिक है, जिसकी लंबाई बहुत अधिक है विद रेस्पेक्ट टू इट्स विड्थ। विड्थ माने मोटाई कह सकते हो, चौड़ाई कह सकते हो। ठीक है, तो यानी बीम एक ऐसी रोड है, एक ऐसा बार है जो रेक्टेंगुलर या सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है। ठीक है, और जिसकी लेंथ कैसी है? बहुत ज़्यादा है उसकी विड्थ की तुलना में, चौड़ाई की तुलना में। तो इसी आकृति को क्या कहते हैं? बीम कहते हैं। ठीक है, तो बीम क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। बीम से आगे की यात्रा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, बीम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसका मतलब है जो दंड है एक ऐसा आयताकार या वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट वाला एक ऐसी छड़ है या ऐसी पटल है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की तुलना में बहुत अधिक होती है। हिंदी में आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।